हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीसी एजुकेशन पर। आज मैं आपको क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं और अगर अभी तक आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी उस वीडियो को जरूर देखिए। अब तक मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल बाद के बारे में बता चुका हूं। जनपद और महाजनपद के बारे में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। उनमें हमने मगध के बारे में पढ़ा है जो उस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। और अब हमें एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में पढ़ना है जिसमें हमें मौर्य वंश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्य वंश जो था दोस्तों, ये पश्चिमी उत्तर यानी भारत के पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र यानी अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम से भी प्रसिद्ध थे। अब हमें मौर्य वंश के बारे में जहां जहां से जानकारी मिली है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन मूर्ति कला यानी पुराने समय की जो मूर्ति कला है उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चला है। समकालीन रचनाओं के से भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चला है। और इसमें यूनान के एक बहुत बड़े राजदूत थे जिनका नाम था मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया के नाम से जिसका नाम था इंडिका। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक पुस्तक लिखी गई थी चाणक्य द्वारा और उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने राजनीतिक संबंधी कुछ बातें लिखी थी जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में यानी अपने जीवन के आखिरी समय में जैन धर्म को अपना लिया था। और इसके बाद जो जैन धर्म के कुछ ग्रंथ थे उन ग्रंथों के अंदर भी हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सी बातें पता चली हैं। और अब मैं आपको अशोक के बारे में बता दूं कि अशोक के कुछ अभिलेख पत्थर और स्तंभों पर जो लिखे गए थे उनसे भी हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो अब हमें मौर्य वंश के राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों के बारे में जानना है दोस्तों। तो देखिए, मौर्य वंश के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे और उन केंद्रों के बारे में अशोक के अभिलेखों में बहुत ही अच्छे से उल्लेख किया गया है। इसके अंदर राजधानी पाटलिपुत्र भी शामिल है और उसके अलावा अलग से प्रांत भी इसमें है दोस्तों, जिसमें एक तक्षशिला, दूसरा उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी, ये 4 इनके अलग से प्रांत हुआ करते थे जिनसे मौर्य वंश के साम्राज्य को चलाया जाता था। और अब हमें मैगस्थनीज के कुछ मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानना है। तो ध्यान से आपको ये समझना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था पहले तो क्या होती है। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब होता है जिससे पूरे साम्राज्य के अंदर प्रशासन चलाया जाता था। उसमें सबसे बड़ा रोल निभाते थे सैनिक और हमें उन्हीं सैनिक गतिविधियों के बारे में जानना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें एक मुख्य समिति हुआ करती थी और उसके अलावा 6 अन्य समिति हुआ करती थी। तो उन 6 अन्य समितियों के बारे में हमें जानना है, जिसमें सबसे पहली समिति का नाम था नौसेना संचालन यानी नाव वाली सेना का संचालन करने वाली समिति। यातायात और खान पान का संचालन करने वाली एक समिति हुआ करती थी दोस्तों। और पैदल सैनिकों के लिए भी एक संचालन समिति बनाई गई थी। अश्वरोहियों का संचालन करने वाली एक समिति। अश्वरोहियों का मतलब होता है घोड़े वाली समिति। तो ये जो समिति हुआ करती थी दोस्तों, ये घोड़ों पर सवार जितने भी सैनिक होते थे उनका संचालन करती थी। उसके बाद में है रथरोहियों मतलब होता है दोस्तों रथों पर जो सेना होती थी उनका संचालन करने वाली एक समिति। और हाथियों पर जो सेना हुआ करती थी उनका संचालन करने वाली एक समिति थी। यानी इस प्रकार से ये 6 उप समितियां थी और ये उप समितियां रिपोर्ट करती थी मैन हेड समिति को यानी मुख्य समिति को। और अब हमें दोस्तों धम्म के बारे में जानना है। धम्म उस समय का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सिद्धांत माना जाता था और धम्म के सिद्धांतों को बहुत ही साधारण रूप से समझा गया है। इनमें ये 5 बातें हैं। इन 5 बातों को आपको अच्छे से समझना होगा, जिसमें सबसे पहले बड़ों का आदर करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना और अपने सेवकों और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना और दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर करना और जानवरों से प्रेम करना। ये 5 बातें हैं जो धम्म के सिद्धांतों में लिखी गई हैं। अब हमें अशोक के 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थे उसके बारे में जानना है कि कैसे थे। तो दोस्तों इन 5 पॉइंटों को समझकर आप ये जान पाएंगे कि 20वीं शताब्दी में
अशोक को राष्ट्रवादी नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत क्यों माना जाता था। तो पूरे के पूरे मौर्य वंश के अंदर अशोक को सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता था। इसके शासनकाल में बहुत बड़े पैमाने पर शिलालेख लिखे गए थे। अशोक को भारतवर्ष का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सम्राट माना गया है और अशोक पर सभी भारतीय गर्व करते हैं। इसलिए अशोक राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, अब हमें यूनानी स्रोतों से मौर्य सम्राट के पास में कितनी सेना थी उसके बारे में पता चला है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि उनके अभिलेखों में 6 लाख पैदल सैनिकों के बारे में पता चला है, 30,000 घुड़सवार सैनिकों के बारे में पता चला है और 9,000 हाथी सवार सैनिकों के बारे में पता चला है। ये सारे के सारे सैनिक मौर्य सम्राट के सैनिक हुआ करते थे और इनके बारे में जो जानकारी मिली है वो यूनानी स्रोतों से मिली है। और अब हमें अशोक और उनके द्वारा अपनाई गई कुछ उपाधियों के बारे में पढ़ना है। तो अब हमें ये 5 बातों को अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परंपराओं में अशोक जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी फॉलोवर्स थे। और जो उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध, ये बहुत ही खतरनाक युद्ध था उनके समय जो उनके द्वारा लड़ा गया था। इसमें भारी मारकाट हुई थी, बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया था और अशोक को इस युद्ध के बाद में बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बुरा सदमा पहुंचा और उन्होंने ये प्रण ले लिया कि आज के बाद वो कभी भी शस्त्रों को हाथ में नहीं लेंगे, यानी उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया। और उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके बाद अशोक को 2 बड़ी उपाधियां मिली, जिनमें देवनामप्रिय। देवनामप्रिय का मतलब होता है दोस्तों देवताओं का प्रिय, यानी देवताओं के बराबर या देवताओं का सबसे ज्यादा मनमोहित व्यक्ति, तो वो उपाधि थी और ये उपाधि अशोक को मिली थी। और उसके बाद दूसरी उपाधि जो अशोक को मिली थी वो थी पियादसी। पियादसी का मतलब होता है देखने में सुंदर। ये पार्ट 1 में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पियादसी का मतलब होता है जो मनोहर मुख आकृति वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि इतने सुंदर व्यक्ति जो अपने मुख से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उन्हें पियादसी कहते हैं। और ये उपाधि अशोक को मिली हुई थी। अब हमें जानना है कि अशोक के जो अभिलेख थे उनका भारतीय इतिहास में किस प्रकार का महत्व है। तो यहाँ पर अशोक के अभिलेखों से उस समय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और इन अभिलेखों के अंदर हमें जो जानकारी मिली है उसमें हमें भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चला है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चला है और लोगों का उस समय पर रहन सहन कैसा था इसके बारे में भी हमें उनके अभिलेखों से पता चला है। अशोक के समय के बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हमें इनके अभिलेखों से पता चला है और अशोक के जो अभिलेख थे उन अभिलेखों में अशोक के ही बारे में बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई हैं, जिसमें उनके द्वारा उनकी प्रजा की भलाई के लिए जो जो काम किए गए थे उनके बारे में भी लिखा गया है। और दोस्तों, अब हमें अशोक के शिलालेखों और उनके स्थान के बारे में पढ़ना है और उसके बाद इस चैप्टर का ये 2nd पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर अशोक के शिलालेखों और उनके स्थान के बारे में जानना है कि ये जो शिलालेख हमने ऊपर पढ़े हैं ये हमें कहां पर मिले हैं। ये जगह लिखी हुई है सिद्धपुर अब मैसूर के एक चित्रित दुर्ग में स्थित है। ब्रह्मगिरी जो है वो मैसूर में स्थित है। मास्की हैदराबाद के निकट एक स्थान है, वहां पर है। और सहसाराम जो है वो बिहार के शाहाबाद के अंदर है। दोस्तों, और भी बहुत सारे शिलालेख मिले हैं जो कि जूनागढ़ के अंदर और भी अन्य स्थानों पर लगातार इनकी खोज होती जा रही है। जहां जहां पर ये मिलते जा रहे हैं उन्हें भी अब पुरातत्वविदों द्वारा इतिहास में जोड़ा जा रहा है। ये वो शिलालेख हैं जिनके बारे में मैं आपसे अब तक बात करता आया हूं, जिनसे अब तक की जानकारियां इकट्ठा की गई है। ये हमारा 2nd पार्ट था। ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो पहले लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और 3rd पार्ट मैं आपको अब बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।